नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 24 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन। जी हाँ, और महुआ से खबर देख रहे हैं। महुआ में शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम हुई है। रवि कुमार शर्मा द्वारा संचालित प्रयास लाइब्रेरी अब 4 शाखाओं के साथ 550 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रही है। ये पूरी तरह जन सहयोग से चल रही है और हर महीने लगभग लाख रुपए का खर्चा आता है। बच्चों की पढ़ाई और ज्ञानवर्धन के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर सहयोग भी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको महुआ से रवि कुमार की इस विशेष रिपोर्ट में। साथियों, आज न्यूज 21 चैनल की टीम एक ऐसी जगह आई है जहां सभी वर्गों के बच्चे अपना अध्ययन करते हैं। महवा तहसील में प्रयास लाइब्रेरी के नाम से संचालित एक लाइब्रेरी है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, किस प्रकार के अपन का जो एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और किन किन लोगों का सहयोग मिलता है। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज 21 चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रयास लाइब्रेरी की शुरुआत कब और कैसे, किस हालातों में हुई? प्रयास संस्था की शुरुआत के बारे में एक बड़ी रोचक बात है कि हम सभी काफ़ी लोग घाटा सहजा में एकत्रित हुए थे। अच्छा सर। दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाने के लिए। अच्छा। एक मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज डाला गया था, उसके प्रभाव से काफ़ी लोग वहां आए। आने के बाद में हम लोगों ने चाय वगैरह पी, अपना एक दूसरे से मिलन किया और जब वो कार्य समाप्ति की ओर आया तो काफ़ी जो वहाँ चिंतनशील युवक थे, जो साथी थे, उन्होंने कहा कि क्या ये हमारा बैठना निरर्थक जाएगा या वैसे ही और मिलन समारोह की तरह ही ये प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो फिर हम सब ने डिसीजन लिया कि हम सबको मिलकर किसी क्षेत्र में काम करना चाहिए और हम सभी युवाओं ने निर्णय किया कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लोगों की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। फिर हमने शिक्षा को चुना, तब से प्रयास संस्था स्थित हुआ। सर, निःशुल्क रखने का निर्णय क्या है? एक तरह से बच्चे हैं, किस तरह से लोगों का सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल रोजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निःशुल्क रखने का एकमात्र ये कि किसी भी जो समाज है, सभ्य समाज में, अच्छा सर, जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, और हमारी पॉलिसी भी है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन और फ्री एजुकेशन। जी सर। कुछ जो आधारभूत जो चीजें हैं वो सभी के लिए एक समान और फ्री होनी चाहिए। यस सर। और इसी मुहिम को रखते हुए हमने कहा था कि जो आज भी ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन कहीं पे भी हो सकता है, वो वंचित तबके लोगों में भी हो सकता है और जिनको हम बहुत ही संभ्रांत मानते हैं उनमें भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए, ऐसे बच्चों के लिए काम किया जाए, ताकि वो भी आज के जमाने में आगे बढ़कर अवसरों को गुना कर अपना जीवन बना सकें। सर, वर्तमान में प्रतिदिन कितने स्टूडेंट अपनी लाइब्रेरी में अध्ययन करते हैं? जी, हमारी 4 शाखाओं के माध्यम से हम समाज में अपना योगदान देने की प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से जिस शाखा पे बैठे हुए हैं, ये शाखा महुआ, यहाँ पर 150 सीटें लगी हुई हैं। 75 सीटें बहनों के लिए हैं और 75 बच्चों के लिए हैं। उसी स्थिति में आपसे पूछना चाहता हूँ कि संगठन या जनप्रतिनिधि जो पर्सनल रूप से क्या कोई सहयोग कर रहे हैं? जी, हमारे इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, तो मैं शायद मेरे नजर के हिसाब से देखा जाए तो अपने वेतन से 5,000 रुपए मासिक हमको सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा सर। तो इसके लिए मैं चैनल के माध्यम से विधायक महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ संस्था परिवार की ओर से कि एक जनप्रतिनिधि अपने वेतन से हमको 5,000 रुपए की पर मंथ सहायता दे रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। सर, अब तक कितने विद्यार्थियों ने अपनी लाइब्रेरी में भाग लिया? लगभग वैसे तो कम से कम हजारों बच्चे अब तक अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ से लगभग 65-70 के लगभग जो डाटा है वो सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं और वर्तमान में अभी राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट आया उसमें 10 से 15 बच्चों का चयन हुआ है। अभी उनका मेडिकल फिजिकल बाकी है। सर, महवा में शिक्षा के स्तर में क्या प्रभाव पड़ा है? स्पेशली महवा तहसील की अगर बात करें तो ऐसी संस्थाएं अगर आज से मैं तो मानता हूं कि अगर 15 साल पहले अगर स्थापित होती तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं कि मैं पहले प्रयास में ऑल इंडिया 74 रैंक से CSIR से JRF और PhD
होल्डर हूँ और मैं 3rd ग्रेड की नौकरी कर रहा हूँ। अगर ऐसा मोटिवेशन और ऐसी संस्थाएं 10 साल पहले होती तो शिक्षा का स्तर हमारे क्षेत्र का बहुत आगे होता। के बाद पर कार्यरत। सर, लाइब्रेरी को चलाने में क्या क्या चुनौतियां आप सामने फेस हुई? सर, मैं इस महुआ लाइब्रेरी का प्रभारी हूँ। जी सर। मैंने देखा है कि सबसे बड़ी चुनौती तो बच्चों में अनुशासन की है। अच्छा सर। तो उसके लिए ही हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। अनुशासन के लिए हमने इंटर के लिए केस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट से ही हम प्रत्येक बच्चे को अच्छा सर। प्रवेश देते हैं। इसके अलावा हम ऑफलाइन रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आने का समय, जाने का समय, अनुशासन अच्छा बना रहे। तो सबसे मुख्य है समस्या है अनुशासन के, और वो हमारे पास उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी तरह की अव्यवस्था। सर, जैसा कि मुझे राजन जी ने बताया था कि लाइब्रेरी को लगभग 2021 से अनवरत चालू है, कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन आई कि लाइब्रेरी बंद करने की नौबत आई हो? अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हों? अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई समस्या बहुत अच्छा सर। सबसे अच्छी खबर यही है और इसी तरह यही है, सभी भाइयों का आशीर्वाद और सहयोग इस तरह से रहा है, सर्व समाज का और सर्व समाज के बच्चों का सबका सहयोग ऐसा मिला कि न तो हमको अनुशासन में कोई समस्या पैदा हुई है, नहीं हमको इसको चलाने में किसी तरह की कोई समस्या पैदा हुई है। हमारा उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही। सर, बच्चों के लिए जो नोट्स, गाइडलाइंस और बुक हैं उनके बारे में किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं उनकी? कुछ तो समाज सेवियों के द्वारा डोनेट करके अच्छी पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी को डोनेट कर रखे, और हमारे बजट के हिसाब से हम समय समय पर नवीनतम पुस्तकें खरीदते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को हम देते रहते हैं। इसके अलावा जो समाज के जो होनहार है, जो सेलेक्ट हो चुके अच्छे पदों पर कार्यरत है, उनको बार बार बुला करके हम बच्चों को मोटिवेशन के लिए उनको बुलाते हैं और उनसे बच्चों को मोटिवेशन कराते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल सर, सके। मुझे ये समझ में आया कि अपने सभी वर्गों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ सर, सभी वर्गों के, अच्छा, सर्व समाज के लिए सभी वर्गों के, कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छी चीज है ये। और एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, प्रवेश किस प्रक्रिया के अधीन बच्चों को यहाँ पे दिया जाता है? क्या प्रक्रिया है? प्रवेश के लिए सबसे पहले हमारा जो है मकसद है कि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे, जो बच्चा है उसी को प्रवेश दिया जाता है। अच्छा, कब से आप प्रयास लाइब्रेरी में ज्वाइन किया है आपने? सर, 1 ईयर से हूँ। 1 ईयर से। कैसा वातावरण है यहाँ का? जो सर, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है सर, यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है सर। यहाँ पर सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से अनुशासन में रहते हैं ना सर? अच्छा सर। बहुत अच्छा। अच्छा, आपका नाम? सर, अभिषेक जी। अच्छा, अभिषेक जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सर, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव वातावरण है। और सर, जो पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पे जो प्रोवाइड कर पाते हैं, और जो ये नहीं है कि मतलब एज ए फॉर्मेलिटी, बस ये है कि यहाँ का जो डिसिप्लिन और टाइम से टाइम जो मोटिवेट करते हैं हमें। अच्छा। और मतलब नॉट ओनली बस स्टडी बट आल्सो दे आर प्रोवाइड डिसिप्लिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड यहाँ का जो मोटो है वो केवल यही है कि पहले एजुकेशन एंड फिर यहाँ पे जो हम प्रयास लाइब्रेरी के लिए जो कुछ कर सकते हैं आगे सफल होके। और अगली खबर सीकर से देख रहे हैं, जहां सीकर में जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज बस डिपो परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास जो है दिल्ली किला में हारिया ब्लास्ट की घटना को ध्यान में रखकर किया गया है। मॉक ड्रिल में परिदृश्य तैयार किया गया है बस वीडियो में। जी हाँ, कि बस डिपो में खड़ी है, एक गाड़ी में बम होने की आशंका है, वहीं जिससे जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, एसएस और स्काउट गार्ड और एक्स आर्मी की टीम भी इसमें शामिल है। कंट्रोल रूम में घटना की सूचना तुरंत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दी गई है। तलाशी के दौरान एक टिफिन और मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा है कि ऐसी मॉक ड्रिल से समय समय पर आयोजित होनी चाहिए ताकि आमजन और श्रद्धालुओं में जागरूकता बढ़े। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नुनावत ने बताया है कि यह अभ्यास विभिन्न विभागों में समन्वय और तत्परता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। अब से ये देखो बम की सूचना कल मिली है, क्या कुछ है? जैसा कि आपको विदित ही है कि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर कुछ बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी। पूरे देश में हाई अलर्ट है और उसी के तहत हम भी अपनी आंतरिक सुरक्षा के तहत हमने एक मॉक ड्रिल की है। और इसमें सूचना मिली और कि एक ऑल्टो के अंदर एक बम हो सकता है या एक्सप्लोसिव हो सकता है। त्वरित कार्रवाई की गई। बॉम्ब स्क्वाड, डिफ्यूज जो करने वाला स्क्वाड है उसको बुलाया गया, डॉग स्क्वाड आई, पुलिस की टीम आई, एडमिनिस्ट्रेशन,
नगर परिषद से अग्निशमन की टीम्स आई और फायर टेंडर आए और एम्बुलेंस आई और सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया। और इसमें हमने ये ध्यान रखा था कि किसी को भी इसकी सूचना ना हो। और मुझे खुशी है कि बहुत ही इफेक्टिवली पुलिस ने और प्रशासन ने सबने मिलकर और जो विभिन्न विभाग हैं जो भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। मुझे एक सूचना मिली थी कि ऑल्टो गाड़ी है जो बस डिपो पे खड़ी है, उस पर बम होने की संभावना है। जिस सूचना मिलते ही सभी एजेंसीज जो इन्वॉल्व है सब अलर्ट हो गए और कलेक्टर साहब भी आ गए और सिविल डिफेंस की टीम आ गए, बम डिस्पोजल टीम को भी बुलाया गया और हमारा डॉग स्क्वाड को भी इधर रवाना किया है और डॉग स्क्वाड भी आ गया और हमारे संबंधित SHO से वो सब मौके पे आ गए और QRT टीम जो इन्वॉल्व है QRT टीम भी इधर इस जगह पे आके रेडी हो गया था। फिर हमने चेक किया, बम डिस्पोजल स्क्वाड और हमारा डॉग स्क्वाड जो थी दोनों मिलके चेक किया गया तो संदिग्ध गाड़ी में एक मोबाइल मिला जिसमें कुछ आपत्तिजनक वस्तु नहीं निकला है। सर मोटिव क्या रहा इस मुकदमे का? ये जो है जो अपन जैसा अभी रिसेंटली दिल्ली में और इस जगह पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके लिए अपना प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए हमने एक किया था ताकि अच्छा ये देखो बम की सूचना कल मिली है, क्या कुछ है? जैसा कि आपको विदित ही है कि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर कुछ बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी। पूरे देश में हाई अलर्ट है और उसी के तहत हम भी अपनी आंतरिक सुरक्षा के तहत हमने एक मॉकड्रिल की है और इसमें सूचना मिली और कि एक ऑल्टो के अंदर एक बम हो सकता है या एक्सप्लोसिव हो सकता है। त्वरित कार्रवाई की गई, बॉम्ब स्क्वाड डिफ्यूज जो करने वाला स्क्वाड है उसको बुलाया गया, डॉग स्क्वाड आई, पुलिस की टीम। और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंगावली खुर्द में आज मां सरस्वती की प्रतिमा पर और जी हां स्थापना और सरस्वती मंदिर लोकार्पण बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री निर्जा शर्मा उपस्थित रही हैं, जबकि अध्यक्षता की बात करें जी हां अध्यक्षता पूर्व सरपंच माधो सिंह ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई है। निर्जा शर्मा, माधो सिंह और गिरजा सिंह ने दीप प्रज्वलन और प्रतिमा का अभिषेक किया है। निर्जा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक बालक को शिक्षित और सांस्कृतिक जी हां संस्कारित करने के लिए संकल्पित है। वहीं भामाशाहों की भूमिका विशेष है, विद्यालय विकास में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कार्यक्रम का संचालन आचार्य राकेश कुमार शर्मा ने किया। वहीं प्रधानाध्यापक, शिक्षक, स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और अगली खबर महुआ से देख रहे हैं बुलेटिन में। महुआ में जन सहयोग से संचालित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला अब एक मिसाल बन चुकी है। यहाँ करीब 350 गायें जो है गौ माता सुरक्षित तो सम्मानपूर्वक आवासीय सुविधा में रह रही हैं। भोजन, चिकित्सा, आश्रय सब कुछ जन सहयोग से चलता है। न्यूज 21 की टीम ने गौशाला का दौरा किया और यहाँ की सेवा के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान टीम ने जीतू बालाजी और डॉक्टर माधव खंडेलवाल से भी चर्चा की है। श्री कृष्ण गोपाल गौशाला महुआ में गौ सेवा एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है और समाज में सेवा का संदेश फैलाने का काम भी कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको महुआ से रवि कुमार की विशेष रिपोर्ट में। गौ सेवक जीतू बालाजी, उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की सेवा चल रही है अपनी गौ माताओं की। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज़ 21 चैनल पर। जय गौ माता की, आपके पूरे परिवार को और आपका परिवार इस तरह से हमारे गौवंशों के लिए और गौ सेवकों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारी जो निस्वार्थ गौ सेवा चलती है, जो रात दिन चलती है, 24 घंटा हमारे निस्वार्थ गौ सेवक हैं जो आधी रात पर खड़े रहते हैं गौ माता को बचाने के लिए। कहीं भी हमारी गौ माता एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले कॉल आता है कि भैया क्या नाम है, यहाँ पर गौ सेवक, यहाँ पर गौ माता एक्सीडेंट हो गई है, तुरंत ही इसको आप लेके जाइए। तो हम तुरंत ही वहाँ पर जैसी हम पे व्यवस्था होती है, अपनी नगर पालिका की एक एम्बुलेंस किराए पे लगा रखी है उससे द्वारा या कोई भाड़े की किराए की, तो उसको हमारी यहाँ किले वाली प्राचीन किले वाली माता का मंदिर बसता है, यहाँ पे ही हमारी गौशाला है श्री कृष्ण गोपाल गौशाला। तो यहाँ पे हम लोग उसको लेके आते हैं, पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी हमने प्राइवेट एक डॉक्टर भी कंपाउंडर भी लगा रखा है और सरकारी डॉक्टर भी यहाँ पर आते हैं। और जैसे कि हमारे जितने भी जो निस्वार्थ गौ सेवक लगे हुए हैं, जिस टाइम मैं सेवा चालू की थी, जो मेरे थे एक तुलसी भाई हैं हरियाणा के, वो उनने मुझे पूरा ज्ञान दिया मेडिसिन में और उनसे संपर्क हुआ था जो हमारे अवधेश अवस्थी जी गौपुत्र हैं, जो इनके थ्रू हमारा गौ सेवा में पूरा घुसना हुआ। और इस समय इतने गुस्सों के हैं कि हम गौ माता के लिए पागल हैं और गौ माता के लाल हैं, क्योंकि हमें गौ माता की सेवा दिखती है, इसके अलावा कोई सेवा नहीं दिखती है। सर अपने महवा के आसपास कहाँ तक कवर करते हैं?
इधर तो हम लोग छोकरवाड़ा तक कवर करते हैं, इधर मेहंदीपुर बालाजी में पूरा करते हैं, इधर अपने का नाम खेला तक है, इधर मंडावर तक है। जैसा कि हमें अपडेट ने बताया कि जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस हेल्प आपकी हेल्प करती है, उसके बारे में प्रशासन की बताएं आपको तो प्रशासन को जब भी हम कॉल करते हैं, प्रशासन की गाड़ी हमारे एक कॉल पे आती है कि गौ सेवक का कॉल आया तो तुरंत 100 काम छोड़ के हमारे पास में प्रशासन की भी आती है। एमएलए साहब को भी हम फोन करते हैं कि हमें यहाँ इस चीज़ की सुविधा चाहिए, तो उनने कह रखा है नगर पालिका में कि भैया जब गौ सेवक फोन करे तो गाड़ी ले जाया करो। तो नगर पालिका से भी हमें बहुत से लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे विजय शंकर भौरा जी हैं जो इस गौशाला के अध्यक्ष हैं, तो वो भी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं और हमारी निस्वार्थ गौ सेवा ये नहीं है। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है इस महुआ विधानसभा के अंदर, एक मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बहुत बड़ा एक उपचार केंद्र बनाऊं जिसमें हमारे सभी पशुओं की टोटल, हमारी गौ माता कोई नहीं और भी जानवर है उनका भी इलाज हो। मैं तो हर चीज़ का क्या नाम है, ये मेरा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सबसे प्रमुख बात यह है कि सभी जीव जंतुओं के लिए आपकी सोच के अनुसार एक हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत अच्छा सर। आपका सबसे रुतबा जगह? मेरा रुतबा तो वैसे तो आपके जीवन में आया, मैं 2014 में मैं बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे मैं आरएसएस और बजरंग दल से जुड़ा था। तो मैंने द्वितीय वर्ष किया हुआ है, प्रथम वर्ष किया था, फिर द्वितीय वर्ष किया था। फिर उसके बाद में मेरे सोशल मीडिया पे मैं सेवा करता था, कैसे कि गाय को रोटी देनी चाहिए, गौ माता को पूजना चाहिए। और जब उनका जब दुख देखा गया, जब अंदर से दुख देखा, तो गौ माता हमारी रोड पे इतनी ज़्यादा है कि आंसू रहते हैं उनके, पहुँच नहीं पाते थे अपने हिंदू। क्योंकि आदि सी सबसे बड़ी कमी तो हिंदुओं में ये है कि दूध पिया और गौ माता को छोड़ दिया रोड पर। अब बेचारी वो रोड पे तो एक्सीडेंट होएगा ही, रोड पे एक्सीडेंट होके क्या नाम बेचारी लूलवार होएगी। तो मैंने सोच लिया कि जीवन में एक लक्ष्य ले लिया है, जहाँ गौ माता का खून बहेगा माँ अपनी जान दे देंगे, गौ माता का खून नहीं बहने देंगे। कितना भी जो गौ माता के ऊपर अत्याचार करेगा हम अत्याचार सहेंगे नहीं, और जो भी हमारी गौ माता ने काटने सोचेगा हम भी उनको क्या नाम उसी रूप में जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा सर, आपके अंदर गौ माता के लिए बहुत ही विश्वास है, सेवा आप लगातार कर रहे हो, लगातार आपकी टीम के सदस्य सेवा कर रहे हैं। लगभग कितनी आपकी टीम होगी सर? मैं पहले सोचता था कि एक जीतू भाई बालाजी, मेरा जीतू भाई बालाजी नाम पढ़ दिया। आज महुआ क्षेत्र के अंदर नहीं, इतनी विधानसभा महुआ क्षेत्र की जो विधानसभा है, आज इतने जीतू भाई बालाजी हो रहे हैं, जितनी बालाजी, मुझे इतना खुशी होती है कि मैं मेरी गौ माता के पास में एक के पास पहुंच सकता हूं, दो के पास पहुंच सकता हूं, कई जगह नहीं पहुंच पाता हूं। तो आज इतने बाल गोपाल हो गए गौ माता की सेवा के लिए, इतने खड़े हो गए, बड़ी दिल खुश है। और क्या नाम है, हम लोग टीम में कम से कम वैसा देखा जाए तो कोई गिनती नहीं है मेरी टीम। बहुत अच्छा सर, क्योंकि सनातनी कोई गिनती नहीं होती। बिल्कुल सनातनी गिनती नहीं होती। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा है उसके बारे में जो सरकारी तंत्र का सहयोग मिल जाएगा मेडिकल की आपको मैं बात बताऊंगा। मेडिकल की तो सरकारी से जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम सरकारी में से भी जाके लेते हैं, और प्राइवेट की जरूरत पड़ती है तो हम प्राइवेट में भी लेते हैं। और काफ़ी दानी दाता एक ऐसे हैं जो नाम बताने के लिए भी मना करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं भैया हमारा नाम डालिए, तो हम उससे भी खुश होते हैं। हम वीडियो क्यों डालते हैं कि सामने वाले के दिल में भाव जगे, हमारे सपोर्ट कर सके, हमें सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमारे इतने बड़े तो है नहीं करोड़पति। और मैं तो यही कहूँगा आपके मीडिया के द्वारा कि जो गौ सेवक जहाँ भी जैसे हमको लाइट की सारी सुविधा है, पानी की सुविधा है, विधायक साहब का भी काफ़ी सहयोग है, और गौ तस्करी है उसको रोकने के लिए आम प्रशासन का सहयोग मिलता है। उसका काफ़ी सहयोग मिलता है। अवधेश जी इस काम के लिए बहुत सक्रिय हैं। काफ़ी दिनों से आप लगातार ये गौ सेवा कर रहे हैं। जैसा कि जानने में मिला है 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद में 2014 से लगातार संचालित हो रही है। बिल्कुल हो रही है, कोई सरकारी समस्या नहीं, इसी तरह की कोई समस्या नहीं। लगभग कितनी गौ माता है सर? इस समय 180-190 के करीब गौ माता है। गौ सेवा काफ़ी सहयोग कर रही है। और हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ के रामगढ़ गांव में दीपलाना में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण 2 सालों से पेयजल की किल्लत का सामना कर रहे हैं। नहर के टेल क्षेत्र पर स्थित एक गांव तक पीने योग्य पानी नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की नजरअंदाजगी के कारण किसान अवैध पाइप लगाकर सिंचाई करने पर मजबूर हैं, पानी की चोरी कर रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां पर ग्रामीण ने नहर का निरीक्षण किया, कई अवैध पाइपलाइंस भी मिली हैं जो कि गलत हैं, जिससे अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि दीपलाना के कनिष्ठ अभियंता की लापरवाही के चलते एक मौदा स्वीकृत है, जबकि दूसरा अवैध रूप से लगाया गया है। ग्रामीणों ने विभाग से अवैध मौदे हटाने और पानी चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि दीपलाना गांव में पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट।
और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां धौलपुर जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन का विशेष अभियान चलाया है। पुलिस मुख्यालय एवं भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन तथा एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में 198 पुलिसकर्मियों को 54 टीमों ने जिले भर के 340 करीब स्थानों पर दबिश दी है। अभियान में कुल 166 करीब व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस दादी कार्रवाई में लिया गया है, जिनमें 32 स्थायी वारंटी भी शामिल है। अभियान में 304 अभ्यस्त आर्म्स एक्ट व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें 62 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थों के 60 अभ्यस्त व्यक्तियों में 12 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अवैध शराब के 5 प्रकरण दर्ज है। 217 पौवे देशी शराब और 5 लीटर हथकर शराब जब्त की गई है। अवैध हथियार और खनन के 4 प्रकरणों में 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 10 टन अवैध पत्थर ब्लॉक जब्त किया गया है। एसपी विकास सांगवान ने जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं। करौली जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आईजी कैलाश चंद्र और पुलिस अधीक्षक लोकेश नोनवाल के निर्देशन में 54 टीमों ने एक ही दिन में 361 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान कुल 121 अपराधियों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनमें से 34 स्थायी वारंटी भी शामिल है। 3 जघन्य अपराधी, 5 सामान्य मामलों में वांछित आरोपी, 2 इनामी, 10 आबकारी अधिनियम और 13 अन्य अधिनियम आरोपी इसमें शामिल है। अवैध हथियार की बात करें तो हथियार के एक फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जीएसटी टीम ने 15 साल से फरार 25,000 रुपए के इनामी बदमाश भरत मीना को दबोचा है। जिले भर में अवैध शराब के 10 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 549 पब्वे जब्त किए गए हैं और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करौली, सपोट्रा, इंदौर और मासलपुर कुटगांव की टीमों ने इस कार्रवाई को सफल बनाया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। कपासन से खबर देख रहे हैं। कपासन में निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए आज पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, जहां पर बैठक में उपखंड अधिकारी राजेश स्वालका ने पटवारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम स्वालका ने कहा है कि अभियान की सफलता में सभी कर्मचारियों की सकारात्मक और सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को समय पर मतदाताओं के प्रपत्र भरवाने और उन्हें जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग फॉर्म समय पर भरकर बीएलओ को उपलब्ध करवा सके। बैठक में तहसीलदार एम नासिर मिर्जा और ब्लॉक स्तर के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी रणनीतियों पर चर्चा की। कपासन से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। वर्तमान में एसआईआर 2026 का जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत हमने अभी कपासन ब्लॉक के सभी पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की मीटिंग ली है। उन सभी को निर्देशित किया है कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो बीएलओ द्वारा बांटे जा रहे हैं और जो वोटर्स द्वारा भरे जा रहे हैं, उसमें ये सब लोग अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। ग्राम स्तरीय जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको मोबिलाइज करें और वोटर्स और जो हमारे बीएलओ हैं, उन सबकी सहायता करते हुए अधिकाधिक संख्या में इसकी प्रोग्रेस लेके आएँ। इसके लिए सबको निर्देशित किया गया। सलूम्बर से खबर देख रहे हैं। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने 23 नवंबर 2025 को जिले में चलाए जाने वाले उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। अभियान के तहत 5 वर्ष तक बच्चों को बूथ पर प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक शेष बच्चों को घर घर जाकर दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं से इस अभियान को सफल बनाने और इसे सफल करने की सहयोग की अपील की है। और राजसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। 11 टीके, जी हां, रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण का कार्य जारी है। रात के समय रेलवे लाइनों के ब्लॉक रखकर तकनीकी इंजीनियरों की निगरानी में यह काम किया गया है। निर्माण स्थल पर बड़े पैमाने पर लोग उत्सुकता से कार्य करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां, जिसमें रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रही हैं। 11 टीके फाटक से हांडा चौक तक के मार्केट में कामकाज पर भी अस्थायी ब्रेक लगा है। प्रशासन ने आवागमन के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए हैं। बसों को बस स्टैंड तक पहुंचने में लंबे दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे बस चालक काफी परेशान भी नजर आए हैं। निर्धारित समय पर बसें बस स्टैंड पर नहीं पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों और संचालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, पुलिस ने जिले में ऑपरेशन साइबर संग्राम चलाकर साइबर अपराधियों की नकेल कसने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से 31
अक्टूबर 2025 तक 170 करीब शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी बाहरी राज्यों में बैठे लोगों को लाखों रुपए का शिकार बनाते थे। अलवर पुलिस की बात करें तो बाहरी प्रदेशों में बैठे 86 आरोपियों को वहां की पुलिस से लाकर गिरफ्तार किया गया है। अभियान में म्यूचुअल अकाउंट और फर्जी सिम विक्रेता के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कामले ने बताया कि पुलिस सूचनाओं को अन्य राज्यों की पुलिस से साझा कर समन्वय से ठगों को पकड़ रही है। आगामी समय में अलवर पुलिस डेडिकेटिंग टीम बनाएंगी ताकि तकनीकी अनुसंधान और ठगों के फ्रॉड पैटर्न की जांच करेगी ताकि साइबर अपराधियों को गिरफ्त से बचाया जा सके लोगों को। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, सभी को पता है कि अलवर पुलिस द्वारा ऑपरेशन साइबर संग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उसके बाद पीएचक्यू की तरफ से म्यूल अकाउंट और पीओएस इनका अभियान चलाया गया था। उसके अंदर भी अलवर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की थी और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता मंथ में भी कार्रवाई हुई है। अगर स्टैटिस्टिक देखा जाए तो 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक साइबर फ्रॉड से संबंधित गिरफ्तार लगभग 169 अपराधियों को दूसरे राज्यों की पुलिस को जो है वो सुपुर्द किया है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, केरल, असम राज्यों को एवं नेपाल को भी पुलिस ने जो है वो साइबर अपराधियों को सुपुर्द किया है। साइबर क्राइम करने वाले बाहरी राज्यों के अपराधियों की गिरफ्तारी अगर देखा जाए तो लगभग कुल 86 जो है 86 जो है वो गिरफ्तारी हुई। किस तरीके से बाहरी राज्यों की पुलिस को समझ। अलवर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में शुक्रवार को अलवर पुलिस ने व्यापारियों और स्कूल संचालकों के साथ विशेष बैठक आयोजित की है। बैठक की अध्यक्षता सीओ सिटी अंगद शर्मा ने की और सभी स्कूल संचालकों से अपील की गई है कि वे स्कूल वाहनों की हर 3 महीने में अनिवार्य रूप से जाँच कराएं। सीओ ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और परिजन भी सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे केवल उन्हीं वाहनों में स्कूल जाएं जो पुलिस या आरटीओ द्वारा नियमित रूप से इंस्पेक्टेड हो। उन्होंने बताया है कि नियमों की अनदेखी कर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बैठक सड़क सुरक्षा को व्यवहारिक रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हमने स्कूल डायरेक्टर्स, स्कूल कोऑर्डिनेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग रखी। उनसे साथ विचार विमर्श किया, उनको ट्रैफिक जो नियम है उनके बारे में अवगत कराया और उनसे हमने ये भी कहा कि जो भी उनके स्कूल में, चाहे वो स्कूल अटैच वाहन हो या प्राइवेट फ्री पूल व्हीकल्स हो, उनका रेगुलर क्वार्टरली बेसिस पे उनका इंस्पेक्शंस हो। उसके बाद में उनको एक गाइडलाइन दी जाए कि भैया आप इतनी लिमिट में ही बच्चों को अपनी बस सर्विस प्रोवाइड कराएंगे या वैन सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, आप ओवर लोडिंग नहीं करेंगे किसी भी तरीके की। दूसरा, वो जो भी सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो आरटीओस के हों, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हों, उनकी सुनिश्चित पालना करेंगे और रेगुलर बेसिस पे ड्राइवर्स का, कंडक्टर्स का मेडिकल टेस्ट कराना, उनसे काउंसलिंग करना, उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें बने न्यूज़ 21 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।